हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी आपके लिए आर ओ की सीरीज लगातार प्रस्तुत हो रही है, जिसमें आज हम क्लास नंबर 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की 3 क्लास और ज्योग्राफी की 9 क्लास को स्टडी कर चुके हैं। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासें हैं वो सब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। तो चलिए आज की क्लास के साथ फिर से शुरू करते हैं। और आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास में हम जितने भी अभी तक 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश को चैप्टर वाइज देखेंगे। कुल मिला के 12 से 13 टॉपिक में उत्तर प्रदेश को चैप्टर वाइज हम स्टडी करेंगे। ओके। और उसके बाद में हम अभी उत्तर प्रदेश के बाद में देखिएगा, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया हमने। उत्तर प्रदेश को आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर। उसके बाद आपको बताएं, तो उसके बाद हम इन्वायरमेंट की शुरुआत करेंगे। तो इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे हम जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को क्या करेंगे, पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, और पहला प्रश्न ही आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो या तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप कर दें, या जो हमारी वीडियो होती है उसके नीचे आपके कमेंट्स बॉक्स होगा, तो उसी में आपका लिंक मिलेगा आपको पीडीएफ का। ठीक है। जो पीडीएफ हम यहाँ पे लिखते हैं वो कंप्लीट पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है। तो आज का प्रश्न है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। अगर मैं कृषि की बात करूं, यदि एग्रीकल्चर की बात करूं यहां से, तो एग्रीकल्चर का ओवरऑल प्रतिशत जो है वो आपका 51% भाग पर, 100% भाग में से 51% भाग पर पूरे भारत में कृषि होती है, और उसमें से 19% जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में कितना है, 19% भाग जो है वो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में है। मैं अगर बोलूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो आप बोलोगे कृषि पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और कृषि पर आधारित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित व्यवस्था कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपकी मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है लेकिन कैसी है, मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। इनकी निजी क्षेत्र भी होता है और आपके सरकारी क्षेत्र भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को लाभ होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो पूरे भारत का लगभग में 51% भाग पर क्या होती है, कृषि होती है। और जो 94% भाग है उस पर कृषि नहीं होती है। तो उसी में पूछा कि भारत की कृषि भाग में लगभग उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है आपके, 19% जो भाग है ओवरऑल, उसमें उत्तर प्रदेश में कृषि होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कृषि होती है वो किससे होती है, नलकूपों से। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में या भारत में सबसे ज्यादा कृषि की बात करेंगे किससे होती है, नलकूपों से। नलकूपों के बाद नहरों से होती है। किससे होती है, नहरों से होती है। और अगर इसके बाद ओवरऑल अगर बात करेंगे, ओवरऑल की प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा कृषि किससे होती है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा कृषि किससे होती है, पाउंड यानी कि तालाबों से होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत में लगभग पूरी कृषि का 1% हिस्सा जो है आपका वो किससे, तालाबों से सिंचाई युक्त होता है, यानी कि सिंचाई जो होती है तालाबों से सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए सिंचाई के लिए सबसे बड़ी एक परियोजना भी बनाएगी जिसे कहते हैं जायकवाड़ी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिंचाई परियोजना बोलते हैं। तो जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना जो है आपकी,
वो सबसे बड़ी परियोजना है किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी पर है तो आप सभी लोगों को पता है, आप कई बार पढ़ भी चुके हो कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी जो नदी है उसे क्या कहते हैं, गोदावरी नदी कहते हैं। और गोदावरी नदी पर ही आपकी सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जायकवाड़ी की परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है आपके, क्योंकि सिंचाई के माध्यम को लेकर सबसे बड़ी परियोजना है आपकी जायकवाड़ी परियोजना। ठीक है, अब अगर बात करें गोदावरी निकलती कहाँ से, गोदावरी जो निकलती है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और गोदावरी की जो क्षेत्र है, जो घाटी है, उसमें सबसे ज्यादा लाल प्याज होता है। तो लाल प्याज सबसे ज्यादा हमारा कहाँ होता है, नासिक महाराष्ट्र में लाल प्याज सबसे ज्यादा होता है। तो भारत की कुल कृषि का 19% जो भाग है वो किससे संबंधित है आपके, तो जो 19% जो भाग है वो किससे है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ओवरऑल 51 में से। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की, या भारत की अगर बोले उत्तर प्रदेश की अगर बोलेंगे तो कौन सी वाणिज्यिक फसल होगी, यानी कि कह सकते हैं कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है, या कह सकते हैं नगदी फसल कौन सी होती है। नगदी फसल कौन सी होगी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका गन्ना होता है, तो गन्ना क्या होगी, नगदी फसल होगी। कपास किस मृदा में उगती है, बहुत प्रश्न आता है, काली मिट्टी में। कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, काली मिट्टी। और अगर यहीं से अब अगर मैं पूछूं कि विश्व मृदा दिवस कब बनाते, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पीसीएस के पेपर में, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और मृदा में होती है नमी, मृदा में क्या होती है, नमी होती है, तो हम कह सकते हैं विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो आपके पेपर में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं मैचिंग करने के लिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाते, यानी कि वेटलैंड दिवस कब बनाते, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं। तो मृदा में क्या होती है, मृदा में रहती है नमी। ठीक है, और मृदा जो होती है वो आपके सबसे ज्यादा जो कपास के लिए उत्तरदायी होती है वो क्या होती है आपके, ठीक है, काली मृदा। तो कपास का जो उत्पादन क्षेत्र है गुजरात में सबसे ज्यादा मिट्टी का, काली मिट्टी का विस्तार है, तो सबसे ज्यादा कहां पर होगी, गुजरात और महाराष्ट्र में। कहां पर होगी आपके, गुजरात और महाराष्ट्र में होगी सबसे ज्यादा क्या, कपास। ठीक है, ओके। जूट की बात करेंगे, जूट भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो जूट सबसे ज्यादा भारत में होता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है आपका। और अगर तिलहन की बात करेंगे तो तिलहन यानी कि कहां पर होगा सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, मध्य प्रदेश जिसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। डी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं होता तो हमसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, करें हॉवर्ड रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश में निवास स्थल है, यानी कि हॉवर्ड के अनुसार 1901 के अनुसार जो निवास स्थल है वो किसका है, इंडो आर्यन प्रजाति का है, आर्यो द्रविड़ का है, या मंगोलियाड का है, तो किसका है, सिंपल सा याद रखिएगा, आर्यो। ठीक है, आर्यों के द्रविड़ यात्रियों यानी कि निवासियों का स्थान है। ओके, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है आपको, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। सबसे सरल प्रश्न की श्रृंखला में आते हैं, इससे सरल प्रश्न बनते नहीं। अगर इसमें से आपको एक भी पता है ना तो देखना ऑप्शन कट जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, सबको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पर है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ठीक है, और एपरल नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो देखिएगा एपरल जो पार्क है वो आपके कानपुर में है, कहाँ पर है, कानपुर में है। तो देखिएगा ए वाला कट गया आपका और ए वाला आपका कट गया। ठीक है, एक दोनों कट गए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर है आपके,
ठीक है, कहां पर है आपके लखनऊ में। तो देखिएगा ए कट गया, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा ए होगा। अब सेकंड का देखिएगा, फोर्थ का क्या हो, एग्रो प्रोसेसिंग पार्क जो है वो कहां पर होगा आपके, ठीक है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपके कहाँ होगा, उन्नाव में होगा। उन्नाव यानी कि कानपुर में भी होगा। उन्नाव किस में अंतर्गत आता है, कानपुर के अंतर्गत भी आता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर एक। अगर इसमें से आपको एक भी प्रश्न पता होता है ना, तो हमारे 50% का रेशियो बचता है हमारे पास में। अगर एक भी प्रश्न यहाँ से जानते हैं तो मात्र 50% का जो रेशियो है वही हमारा बचता है। तो इस तरह के प्रश्न सबसे सरल मानता हूं मैं तो। ज्योग्राफी में मैं आपको 100+ प्रश्न कराऊंगा भारत और विश्व के भूगोल से, और आपके पेपर में 4 एडजेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए मत घबराइएगा, पीडीएफ का लिंक कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हर वीडियो का मिल जाएगा कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न सबसे सरल होते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को आपको करना भी मैंने आपको सिखाया है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन तो बहुत सारी जगह है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे तो कहां पर है आपके, इलाहाबाद में है, अलीगढ़ में भी है, फर्रुखाबाद में भी है आलू निर्यात जोन। तो आपका क्या होगा, आगरा में। क्या होगा, प्रश्न के अनुसार अगर बात करेंगे तो आगरा हमारा इसमें राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, आगरा को आप लोगों को पता है, आगरा की स्थापना किसने करी, तो सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो 1504 1505 में की थी। क्यों करी थी, राजस्थान के जो जाट थे वो बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे, तो उसने अपनी राजधानी के रूप में कहा बना लिया, आगरा को बना लिया। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, और सिकंदर लोदी लोधी वंश के संस्थापक थे। लोधी वंश के संस्थापक थे। तो लोधी वंश का संस्थापक जो है, किसे कहते हैं, बहलोल लोधी को। लोधी वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, तो लोधी वंश का संस्थापक हम कहते हैं बहलोल लोधी को, लोधी वंश का संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में जो आपका स्तंभ लेख है, आप कभी इलाहाबाद अगर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि भाई ये स्तंभ लेख अकबर का है, ये स्तंभ लेख किसका है, अशोक का है। तो उस स्तंभ लेख में अशोक का भी नाम मिलता है और अकबर का भी नाम मिलता है। ये पहले स्तंभ कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से कहाँ लाया गया, इलाहाबाद लाया गया। तो अशोक का भी नाम मिलेगा, अकबर का भी नाम मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें बीरबल का भी नाम मिलेगा। किसका नाम मिलेगा, बीरबल का। जहांगीर का भी नाम मिलेगा। जहांगीर के बाद अगर बात करेंगे तो आपका देखिएगा इन 4 राजाओं का, और साथ में इसमें समुद्रगुप्त का नाम भी मिलता है। और समुद्रगुप्त का नाम इसलिए मिलता है क्योंकि जो प्रयाग स्तंभ लेख जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था, इसलिए उसका नाम भी मिलता है। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर किस नदी के किनारे है आपके, गंगा नदी के किनारे। तो कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे। ठीक है, कानपुर किस रिवर के किनारे है, गंगा। और गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में होकर बहती है, और उत्तर प्रदेश में गंगोत्री से निकलती हुई प्रवेश कहां से करती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कहाँ, बिजनौर में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी आपकी, गंगा नदी। तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से निकलती है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है, कितने जिलों को स्पर्श करती है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, करा 84 गुंबद। तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत है, राजस्थान है। आपको पता है कि इसमें एक भी आप अगर निकाल दोगे तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। मैं आपसे कह रहा 84 गुंबद जो है वो आपका जालौन में है। कहां पर है, जालौन में। तो पहले का फोर्थ यानी कि ए कट गया, ए कट गया। जामा मस्जिद की बात करेंगे, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। तो दूसरे की बात करेंगे, दूसरा का थर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हमारा होगा। अब हम कर सकते हैं कि जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ है आपके, कुशीनगर में है। और जो कदम मतगिरी जो पर्वत है वो कहाँ पर है आपके, चित्रकूट में है। ओके, कहाँ पर है आपके, चित्रकूट में है, बिल्कुल ठीक है।
सबसे सरल प्रश्न है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो पूछ रहा है कि ढोला जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। आगरा मेरठ में है, इलाहाबाद कानपुर में है, गोरख जौनपुर में है, या लखनऊ या सहारनपुर में है। गोरखपुर की बात करेंगे किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। और अगर बात करेंगे जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर गोमती नदी के, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है। सहारनपुर की बात करेंगे तो सहारनपुर आपका हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। और मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ भी आपका हिंडन रिवर के किनारे है, ठीक है। इलाहाबाद तो आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती। आगरा की बात करेंगे तो यमुना रिवर के किनारे है। लखनऊ की बात करेंगे तो जौनपुर नदी के किनारे है, सॉरी गोमती नदी के किनारे है, इसके गोमती नदी के किनारे है। और कानपुर को अभी हमने पढ़ा, किस नदी के किनारे होगा आपका, गंगा नदी के किनारे होगा। लो भाई, जितने भी आपके यहाँ पर शहर लिखे थे ना उन सभी को मैंने आपको बता दिया कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। यही आपको पता भी होना चाहिए, इसी प्रकार से होना चाहिए। आंसर की बात करेंगे तो किस क्षेत्र में आपका सबसे प्रसिद्ध है, आगरा और मेरठ साइड में ये सबसे प्रसिद्ध है। कहां पर है, आगरा और मेरठ साइड में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आगरा और मेरठ साइड में ढोला लोकगीत सबसे प्रसिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया होगा तो पूछा जा रहा होगा कहाँ, अब तो स्थापित हो चुके हैं, ठीक है। कहां पर, नोएडा कानपुर में, कानपुर लखनऊ में, नोएडा आगरा में, या मेरठ और गाजियाबाद में। सबकी नदी बता दी। गाजियाबाद भी किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। आंसर क्या होगा, नोएडा और आगरा। क्या आंसर होगा, नोएडा और आगरा इसका राइट आंसर होगा, ओके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो भाई स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका कहां पर है, यानी कि स्कूटर आप चलाएंगे, ठीक है, एक्सीलेटर उसका खींचेंगे और उसको महाकाल की तरह बना देंगे, ठीक है। एक्टिवा स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गई, ठीक है। तो स्कूटर कहां पर होगा, लखनऊ में होगा, बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न बेकरीज आपके कानपुर में है। सीमेंट कारखाना आपके बरेली में है, नहीं भाई बरेली में नहीं है। उर्वरक आपके कहां पर है, आंवला में है। तो उर्वरक आपके उत्तर प्रदेश में फूलपुर में भी है, उत्तर प्रदेश में फूलपुर में भी है। और ये फूलपुर जो आपका आता है प्रयागराज के अंतर्गत आता है, और आंवला आपका जो आता है वो आपके बरेली के अंतर्गत आता है। तो ये भी ठीक है, आंवला में है, बिल्कुल ठीक है। सीमेंट की अगर बात करेंगे तो देखिएगा सीमेंट का जो कारखाना है वो आपके बरेली में नहीं है। पूछा है सही नहीं है, तो सीमेंट का कारखाना आपके बरेली में नहीं है। कहां पर है आपके, शुक्र या चल्ला में है, ठीक है, याद रखिएगा। सीमेंट का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर है, बरेली नहीं है। बरेली में आपके जो कारखाना है झुमका गिरा रहे बरेली की बाजार में, तो बरेली माचिस उद्योग और आपको बात करेंगे सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। माचिस उद्योग और सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भाई सीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो माचिस उद्योग और सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली, लेकिन सीमेंट नहीं होता आपका, ठीक है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो है वो आपका डी, डी जो है वो सॉरी डी था, सी था, कौन सा था, सी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये आपका दोबारा से आ गया है प्रश्न क्या, ठीक है। तो इसको तो हम देख ही चुके थे इस प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास केंद्र संस्थान मेरठ में है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं की बात कर रहा है कि भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लाल बहादुर शास्त्री जो गन्ना है यही आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में, ठीक है, ये आपका लखनऊ में है। पिकअप आपका लखनऊ में है। राज्य धर्म विकास व विपणन निगम लिमिटेड आपके आगरा में है। यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कानपुर में है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि गलत है जो हमारा
तो मेरठ, क्या है मेरठ, मेरठ में ना होकर ये आपके कहां पर है, लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर है ये, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये देखिएगा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले प्रश्न जो है ना वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, नहीं वाले प्रश्न जो हैं वो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, पढ़ाया था मैंने आपको। कब स्थापना हुई थी, 23 सितंबर 1887 को स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो आपका क्या है, इलाहाबाद है। ठीक है, नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। भारत का कला भवन वाराणसी में है। चौर चौरसिया नृत्य जो है वो आपके गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे होता है, नहीं, आपके कहां पर होता है, जौनपुर में होता है। कहां पर होता है, जौनपुर में होता है। और जौनपुर को कहते हैं भारत का सिराज, क्या कहते हैं, भारत का सिराज कहते हैं जौनपुर को। ठीक है, तो जौनपुर को कहते हैं भारत का सिराज। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है यहां से। ठीक है, चौरसिया जो नृत्य है डायरेक्टली भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कहां पर होता है, आपके जौनपुर में होता है। अगर उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट नृत्य शैली है वो क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक है, बिल्कुल ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, कथक। भरतनाट्यम, उड़ीसी, उड़ीसी कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उड़ीसी की बात करेंगे तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो कहां पर, आपके केरल या तमिलनाडु में, क्या होगा आपका, तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम कहां पर होगा, आपके तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम आपके कहां पर होगा, तो मोहिनीअट्टम आपके केरल में होगा। मोहिनीअट्टम कहां पर होगा, केरल में होगा। भरतनाट्यम जो होगा वो आपके कहां पर होगा, तमिलनाडु में होगा। तो उत्तर प्रदेश की क्या है आपकी, ठीक है, कला है आपके कथक की। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है, यानी कि एल्यूमिनियम का संस्थान कहां पर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है उसे क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। और एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका, 13। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। रायगढ़ में लगा हुआ है, रेणुकूट में लगा हुआ है, हीराकुंड या मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम का जो संयंत्र है वो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, रेणुकूट में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रेणुका जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न बहुत ही सरल है, फिर भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा वाराणसी को जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कितनी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की कितनी राजधानी है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की देखिएगा प्रशासनिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो कहां पर है। एक तो प्रशासनिक राजधानी होगी उत्तर प्रदेश की, फिर आएगी भाई न्यायिक राजधानी कहां पर है उत्तर प्रदेश की। और न्यायिक राजधानी के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक राजधानी कहां पर। ठीक है, तो तीन जो राजधानियां हैं उत्तर प्रदेश की, आप तीनों जानते होंगे अच्छे से, बिल्कुल एकदम अच्छे से जानते होंगे आप लोग। जैसे प्रशासनिक की बात करेंगे तो प्रशासनिक कैपिटल है आपके लखनऊ में, हिंदी में लिखूं क्या, प्रशासनिक कहां पर है आपके लखनऊ में है। न्यायिक की बात करेंगे तो न्यायिक कैपिटल है आपके इलाहाबाद में। और आध्यात्मिक यानी कि सांस्कृतिक बात करेंगे तो सांस्कृतिक राजधानी कहां पर है,
ठीक है। तो सांस्कृतिक राजधानी है आपके वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियां हैं आपकी, और तीनों राजधानियां पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है। इलाहाबाद लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ को पहले अवध कहते थे। तो अवध की जो स्थापना की थी वो शहादत खां ने की थी। और शहादत खां की मृत्यु जो हुई है वो इंडियन हिस्ट्री में जहर खा के हुई थी। तो जहर खा के किस नवाब ने मृत्यु की? ठीक है। अब हम शहादत खां ने की, तो शहादत खां ने बाद अब लखनऊ बन गया था। तो लखनऊ की जो स्थापना की थी वो आसफ उद दौला ने की थी। किसने की थी? आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी, अवध की स्थापना शहादत खां ने की थी। ओके। तो अवध की स्थापना किसने की थी? शहादत खां ने की थी, और आसफ उद दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। तो सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ 2 राजधानी आप लोग और पढ़ लिए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? क्योंकि ये कांच की चूड़ियां बनने के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है सुहाग नगरी? ठीक है। तो कांच के लिए प्रसिद्ध है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उसे सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों आते हैं? तो भाई ऐतिहासिक मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों आते हैं। नौचंदी का मेला, बाबरे बाबा का मेला, फूलडोर का मेला, या बटेश्वर का मेला। बटेश्वर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपको पता होना चाहिए कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। ठीक है। तो ऐसा मेला कौन सा होगा? ऐसा मेला नौचंदी का मेला होगा, सहारनपुर मेरठ में लगता है। सहारनपुर मेरठ के साइड में ही मेला लगता है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोग आते हैं। नौचंदी का मेला। ठीक है। बटेश्वर का मेला आपके कहाँ लगेगा? आगरा में लगेगा। आगरा के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि आगरा की स्थापना किसने करी, आगरा का कल्याण किसने किया, ये सब हम देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? तो भाई 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर तुमको किस क्षेत्र में मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, ये प्रश्न है। वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ है आपका चित्रकूट में। तो देखिएगा, जो आपका जो पागल बाबा का जो मंदिर मिलेगा आपको, वो कहाँ मिलेगा? वृंदावन में मिलेगा। ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? वृंदावन में मिलेगा। 11 मंजिल का है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था? प्रश्न ये है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के बाद, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के बाद आगरा प्रेसिडेंट कर दिया गया? किस वर्ष कर दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रश्न को ज्योग्राफी में आपके पढ़ा चुका हूं। ठीक है, शायद ज्योग्राफी में इस प्रश्न को पढ़ा चुका हूं। और क्या तारीख है उसकी? 1834। वहां मैंने आपको डिटेल भी बताई है, तो आप वहीं जाके डिटेल को देखें। ठीक है। और आपने अगर देखी होगी तो आपको पता है 1834 का करेक्ट आंसर है। आपको कहीं पे 1835 भी दिखेगा, लेकिन वो रॉन्ग आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिले का कौन सा नेपाल के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपकी सीमा स्पर्श करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो नेपाल है आपके, नेपाल जो सीमा बना रहा है वो 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? भारत के साथ। तो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की जो सीमा बना रहा है नेपाल, उसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, भारत के 5 राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद की अगर बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ इंटरनेशनल सीमा बनाता है। और उत्तर प्रदेश से 7 जिले लगते हैं नेपाल के। कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। प्रश्न यह है कि कौन सा जिला नहीं लगता है? तो देखिएगा, पीलीभीत से सीमा लगती है। पीलीभीत के बाद में अगर बात करें महाराजगंज,
बहराइच, ठीक है, बहराइच से सीमा लगती है। फिर सिद्धार्थनगर से सीमा लगती है, सिद्धार्थनगर। श्रीबस्ती से सीमा लगती है, श्रावस्ती। बस्ती से सीमा नहीं लगती, लेकिन श्रावस्ती से सीमा लगती है। लखीमपुर खीरी से सीमा लगती है, बलरामपुर से सीमा लगेगी, ठीक है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे सीमा लगती है। तो देखिएगा, बलरामपुर से लगेगी, श्रावस्ती से लगेगी, लखीमपुर से लगेगी, किससे नहीं लगेगी? कुशीनगर से नहीं लगेगी। किससे नहीं लगेगी? तो कुशीनगर से नहीं लगेगी। तो आपकी जो सीमा है, जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो 7 जिलों से लगती है, ये कितना किलोमीटर की सीमा लगती है? तो 579 किलोमीटर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से इतने किलोमीटर की सीमा आपकी लगती है। ओके, ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो काकोरी कांड की अगर बात करेंगे, कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर हुआ था। तो लखनऊ के बराबर में हुआ था, काकोरी नामक एक स्थान है, वहां पर हुआ था। इसमें 29 लोगों की गिरफ्तार हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति क्या हो गए? फरार हो गए, जिन्हें कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद को ये हाथ नहीं लगा पाई, चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? फरार हो गए। तो 29 लोगों में से 4 लोगों को फांसी दे दी गई। 29 लोगों में से 4 लोगों को क्या करेगी? फांसी दे दी गई। और फांसी देने वाले एक व्यक्ति और थे, चंद्रशेखर आजाद, जो क्या हो गए? फरार हो गए। ये जो व्यक्ति थे, ये सोशलिस्ट पार्टी यानी कि इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, जिसमें क्या थे आपकी, अगर पहले बात करेंगे तो राजेंद्र जी थे, लाहिड़ी जी थे, ये प्रमुख थे। उसके बाद रोशन सिंह, उसके बाद रोशन सिंह। फिर अगर बात करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मल। और अगर बात करेंगे तो आपका जो होगा वो कौन होगा? अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, हाँ। ये 4 व्यक्ति जो थे वो आपके बहुत ही ज्यादा प्रमुख थे, और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो व्यक्ति थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई इन लोगों को फांसी कहाँ दी गई? लेकिन आपसे तो सिर्फ इतनी सी बात पूछी है कि राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको फांसी किस जेल में दी गई? तो इनके लिए भी देख लेते हैं कि इनको फांसी किस जेल में दी गई थी, ठीक है। देखिएगा कि जो राजेंद्र लिहाड़ी हैं, इनको जो फांसी जो दी गई थी वो गोंडा जेल में दी गई थी। कहां पर? गोंडा, गोंडा जेल में दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, इलाहाबाद जेल में। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे। और आपके अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में दी गई। कहां पे की गई? फैजाबाद की जेल में, ठीक है। तो इनको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग व्यक्तियों को फांसी दी गई, जिसमें भाई मेरे फरार हो गए कौन? फरार हो गए कौन? तो कौन फरार हो गए? चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। इसी प्रकार एक भारत में और भी कांड हुआ था, जिसे कहते हैं चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना भी हुई थी। और चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और जब भारत में चौरी चौरा का कांड जो हुआ था, उस समय असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो उस समय बंद कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ठीक है। तो प्रश्न बनता भी कि चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो उसमें आपके संबंधित है गोरखपुर,
ठीक है, गोरखपुर जिले में हुई थी। और कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो स्थगित कर दिया गया था आपका कौन सा आंदोलन? तो आपका चौरी चौरा घटना के समय असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था चौरी चौरा की घटना के समय। 1925 में यह घटना और 1904 फरवरी 1922 को इससे पहले की घटना है। प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि काकोरी कांड से पहले उत्तर प्रदेश में कौन सी एक बहुत ही भयंकर घटना घटी थी, जिसका जो मुकदमा लड़े थे, चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, किसने लड़ा था? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय को यहाँ से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, बहुत ज्यादा, तो यहीं से प्रसिद्ध हो गए मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जब की थी तब इसने फेमस नहीं हुए थे, क्योंकि ये जो कांड का जो मुकदमा था इसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों का बचाव कर लिया था और इसके कारण अपनी वकालत में एक प्रसिद्धि हासिल कर गए। ठीक है, अब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि चौरी चौरा की घटना के बाद किस पार्टी का गठन किया गया? तो चौरी चौरा की घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कब बनी थी? 1923 में बनी थी। किसने बनवाई थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी और साथ में चित्तरंजन दास यानी कि CR दास, जिन्हें क्या कहते हैं? देश बंधु कहते हैं। इन लोगों ने क्या करी थी? स्वराज पार्टी बनवाई थी। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ककोरी से पहले कौन सी घटना हुई? चौरी चौरा की घटना। और चौरी चौरा की घटना से पहले के बाद तुरंत बाद कौन सी पार्टी बन गई? तो तुरंत बाद बन गई स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया तुरंत इसके बाद में। ठीक है, तो देखिएगा आज के जो प्रश्न है हमारे, ठीक है, जो आज के हमारे जो प्रश्न है यानी कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन थे वो हमने आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके करा दिए। ठीक है, तो अब जो हमारे जो अगले जो प्रश्न होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे। तो पहला हमारा चैप्टर जो चलेगा वो क्या चलेगा? भौगोलिक। भौगोलिक उत्तर प्रदेश की शुरुआत रहेगी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को कल से हम चैप्टर वाइज देखेंगे उत्तर प्रदेश में। कौन सा देखेंगे? तो भौगोलिक स्थिति को चैप्टर वाइज कल से शुरुआत करेंगे भौगोलिक स्थिति की। तो आप लगातार वीडियो पे बने हैं और लगातार वीडियो शुरुआत भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको लिंक चाहिए है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, वरना स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर ले, व्हाट्सअप कर दे और आपको PDF, आपको रिटन PDF मिलेगी। जो यहाँ पे हमने बोर्ड पे पढ़ाया है वही PDF आपको मिलेगी। ओके, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार।